Hello everyone. My name is Anuj Mishra, and I am currently an MBBS student at AIMS Bhubaneswar. My rank in NEET 2022 was AIR 87. तो चलिए आज हम देखते हैं चैप्टर एवोल्यूशन। ये आपका बायोलॉजी का चैप्टर है, क्लास 12th का। ओके, इसमें हम बेसिकली कुछ चीज़ें देखेंगे। ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद थ्योरीज देखेंगे कि लाइफ फॉर्म्स कैसे, ओरिजिन ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के थ्योरीज देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन कि किस तरह से हम बता सकते हैं कि एवोल्यूशन इस दुनिया में हुआ है। फिर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जैसे अडेप्टिव रेडिएशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। फिर हार्डी विनबर्ग लॉ। उसके बाद हम पूरा ब्रीफ अकाउंट देखेंगे स्टार्टिंग से अभी तक क्या इवोल्यूशन है, और लास्ट में हम मैन का एवोल्यूशन देखेंगे। फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चलो, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो लाइफ बेसिकली जो भी हमारा यूनिवर्स है वो शुरू हुआ 13 बिलियन ईयर्स अगो। हाँ, एक एक्सप्लोजन हुआ, उसको कहते हैं बिग बैंग। ओके, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स अगो बिग बैंग, एक एक्सप्लोजन हुआ था। हाँ, उधर से हमारा यूनिवर्स शुरू हुआ था। ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सी, हमारे गैलेक्सी वगैरह। बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स। यूनिवर्स एक्सपैंड होते होते अभी तक टेम्परेचर कम हुआ और हाइड्रोजन हीलियम वगैरह बनने लग गए, सब बनने लग गया। हमारा अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स बैक डेवलप हुआ। ओके, देर वॉज नो एटमोसफेयर ऑन अर्ली अर्थ। जो अर्ली अर्थ था उसमें क्या क्या था, देखो। अर्ली अर्थ, ये यूवी रेज, अमोनिया, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब अर्थ के सरफेस से रिलीज हुए। यूवी रेज ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, वाटर को तोड़ दिया। ऑक्सीजन अमोनिया के साथ वाटर बनाया, मीथेन बनाया, CO2, लास्ट में ओजोन लेयर बना, ठीक है। वाटर वेपर जो था वो रेन की तरह गिरा एंड डिप्रेशंस टू फॉर्म ओशियंस। उसके बाद लाइफ कब अपीयर हुआ आपका? लाइफ लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक। ये डेट आपको याद रखनी है। लाइफ कब अपीयर हुआ? 4 बिलियन ईयर्स बैक, 4 बिलियन साल पुराना है। फर्स्ट लाइफ अपीयर्ड 4 बिलियन ईयर्स अगो। फिर थोड़ा सा हम लोग थ्योरीज देखते हैं, ठीक है। एवोल्यूशन का कौन कौन क्या सोचते थे? अर्ली ग्रीक थिंकर्स स्पोर थ्योरी यूज करते थे कि स्पोर्स हर जगह ट्रांसफर हुए थे, इंक्लूडिंग अर्थ। पैनस्पर्मिया थ्योरी, ठीक है। और ये माना जाता था कि लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर, बट स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी थी। बट लुइस पैस्चर डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस थ्योरी इज रॉन्ग। ओके, लाइफ ओनली कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लाइफ ऐसे ही आप किसी भी मिट्टी विट्टी रख देंगे, उसमें से लाइफ ओरिजिनेट नहीं होगा। कैसे शो किया उन्होंने? उन्होंने प्री स्टेरिलाइज फ्लास्क थे, देखो। उन्होंने एक स्टास फ्लास्क लिया, ये फ्लास्क है, ठीक है। स्वान नेक फ्लास्क, इसके अंदर उन्होंने पानी भर दिया। एक फ्लास्क को उन्होंने सील कर दिया, ओके। दूसरा जो स्वान नेक फ्लास्क है उसको उन्होंने तोड़ दिया, और वो ओपन टू एटमॉस्फेयर था, ठीक है। तो इसमें लाइफ आया, इसमें लाइफ नहीं आया, ठीक है। तो उन्होंने ये शो किया कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही लाइफ आ सकता है, स्पॉन्टेनियसली जनरेट नहीं होता। ओके, हाउएवर पहला लाइफ कैसे आया अर्थ में, ये सब एक्सप्लेन नहीं किया। तो उसको किसने एक्सप्लेन किया? ओपेरिन ऑफ रशिया, हाल्डेन ऑफ इंग्लैंड। केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक RNA एंड प्रोटीन। तो RNA प्रोटीन थोड़ा थोड़ा जो बना, उनसे धीरे धीरे न्यूक्लियस और लाइफ टाइप का कुछ कुछ बनने लग गया, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ अ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले आया आपका एलिमेंट, फिर इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक, फिर लाइफ, ठीक है। तो उस टाइम पे कंडीशन अर्थ पे कैसे थे? हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक स्टॉर्म्स, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, CH4NH3। तो सेम ऐसा ही एटमॉस्फेयर पैदा करके, इधर तक आपका फर्स्ट पॉइंट ओपन इन हाल्डेन।
एस एल मिलर ऐसा ही एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करके, ठीक है, उन्होंने अपने क्लोज फ्लास्क में CH4H2NH3 वाटर वेपर लेके हाई टेम्परेचर पे हीट किया, तो उनको क्या मिला? यू ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ यू ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स इन द फ्लास्क। देखो, ये उनका फ्लास्क है। ये फ्लास्क में उन्होंने क्या भरा? CH4NH3H2O और हाइड्रोजन गैस, जो कि उस समय अर्थ पे मिलता था। उसको उन्होंने स्पार्क डिस्चार्ज देके, इलेक्ट्रोड्स देके टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है। और उन्होंने देखा कि जो वाटर है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आने लग गए, ठीक है। अमीनो एसिड्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब वाटर में आने लग गए। तो उन्होंने इससे क्या कंक्लूड किया? उन्होंने कंक्लूड किया कि केमिकल एवोल्यूशन सबसे पहले हुआ। सबसे पहले ये हुआ केमिकल एवोल्यूशन, फिर इस तरह से आया बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। अभी फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल, मतलब एक कैप्सूल है, इसने अपने जैसे दो बनाए। ये कब हुआ? ये हमको नहीं पता ये कब हुआ, कैसे हुआ, कि सबसे पहले रेप्लिकेटिंग कैप्सूल कैसे बना। पर हमको क्या पता है? फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 3 बिलियन ईयर्स, याद रखना, ठीक है। और वो क्या थे? जाइंट मॉलिक्यूल्स के कैप्सूल थे, ठीक है। सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2 बिलियन ईयर्स बैक, ओके, दे वर सिंगल सेल्स एंड प्रोकैरियोट्स, ठीक है। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स, इज एक्सेप्टेड बाय मेजोरिटी, ठीक है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हमको याद रखना है। सबसे पहले 4 बिलियन ईयर्स, फिर 3 बिलियन ईयर्स में फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म, फिर 2 बिलियन ईयर्स में सेलुलर फॉर्म, ओके। चलो, अभी थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन देखते हैं। देखो, जो पहला थ्योरी आपका जो रिलीजियस थ्योरी है, वो कुछ कुछ चीजें मानता था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हम आपको दिख रहे हैं वो ऐसे ही बने थे। वो इवोल्यूशन में नहीं मानते थे। टू, डाइवर्सिटी हमेशा से ऐसी थी और हमेशा से ऐसी ही रहेगी, मतलब जितने नंबर ऑफ एनिमल्स हमको दिख रहे हैं इतने ही थे और इतने ही रहेंगे। और लास्ट, अर्थ इज 4,000 ईयर्स ओल्ड। ये तीन चीजें वो मानते थे कि 4,000 साल पहले ही अर्थ बना है, ठीक है। पर 19th सेंचुरी में इसको चैलेंज किया चार्ल्स डार्विन नाम के एक बंदे ने, जो अपने वो पूरे दुनिया घूमे, हर जगह एनिमल्स को देखा, हर चीज को देखा, और ही कंक्लूडेड कि लिविंग फॉर्म्स शेयर सिमिलैरिटीज टू वेरिंग डिग्रीज, नॉट अमंग देमसेल्व्स बट आल्सो विद द लाइफ फॉर्म दैट एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि एक एनिमल जो 500 साल पहले रहता था, उसका उन्होंने एविडेंस निकाला। उसके पास जो लाइफ फॉर्म थे, वो टुडे, आज जो एनिमल उनको दिख रहा है उससे बहुत सिमिलर है। मतलब क्या? कि सब एनिमल्स एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं, ठीक है। देयर हैज बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, ठीक है। दोस कैरेक्टरिस्टिक्स विद एनेबल द बेटर सर्वाइवल वुड आउटब्रीड द अदर्स दैट आर लेस एंडोड, ठीक है। फिटनेस इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। देखो, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया फिटनेस। फिटनेस का मतलब क्या है? कि जैसे एक एनिमल है जो कि आपका एनवायरनमेंट पहले था कि एनिमल एक्स, सपोज एक एनिमल एक्स है, उसकी स्पीशीज एक जगह पे अच्छे से रह रही थी। एक दिन उस जगह पे कुछ ऐसा हुआ, जैसे कि वोल्केनो फट गया, कुछ हो गया, उस जगह का एनवायरनमेंट चेंज हो गया। अभी एक्स के अंदर एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन कैरेक्टरिस्टिक, ओके। सारे पॉपुलेशन में हर बंदा सेम नहीं है, बिल्ट इन वेरिएशन है सबके अंदर। तो एक्स के अंदर एक्स डैश, एक्स डबल डैश, एक्स ट्रिपल डैश टाइप के तीन तरह के लोग थे। एक्स डैश और एक्स डबल डैश अडेप्ट करने में फेल हुए। जो नया एनवायरनमेंट बन गया, दे फेल टू अडेप्ट। बट एक्स ट्रिपल डैश पास हो गया। तो बच्चे अभी कौन पैदा कर पाएगा? सिर्फ एक्स ट्रिपल डैश। और इनके कोई बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो आगे सिर्फ एक्स ट्रिपल डैश बढ़ा। इसी तरह से आगे सिर्फ एक्स ट्रिपल डैश बढ़ पाया, ठीक है। और बाकी दोनों का लीनिएज फेल हो गया, ओके, ऑलराइट। Hence, those who are better fit leave more progeny than others. They will survive more and hence are selected by nature. He called it natural selection. ये हो गया आपका बी। अभी सी है एक अल्फ्रेड वॉलेस, हु वर्कड इन मलय आर्किपेलागो। वो भी डार्विन की तरह कंक्लूजन्स लेके आया था, ओके। चलो, व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन? तो
एवोल्यूशन हुआ है बोल के हमको पता कैसे चलेगा? कुछ कुछ थ्योरीज होती है, कुछ कुछ थ्योरीज होती है, जैसे एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट रहता है आपका, ठीक है। उसके बाद फॉसिल्स रहते हैं, पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। आपने फॉसिल्स देखे होंगे जो डायनासोर्स के। एम्ब्रियोलॉजिकल एवोल्यूशन देखते क्या था, अर्न्स्ट हक्कल नाम का एक बंदा था, उसने बोला कि एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेट में अ, सारे, जैसे कि एक वर्टिब्रेट है, उसमें फिश भी है, उसमें रेप्टाइल भी है, और उसमें मैमल भी है। तो जो एम्ब्रियो है इन लोग का, ये सिमिलर होते हैं। इसमें सबके कैरेक्टरिस्टिक है सिमिलर, ऑल कैरेक्टर। और एम्ब्रियो जब डेवलप होना शुरू होगा तो कुछ कुछ कैरेक्टर्स लूज करके वो बन जाएगा आपका, कुछ कुछ कैरेक्टर्स लूज करके वो आपका फाइनल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। पर कार्ल कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर, ठीक है, इसने अर्न्स्ट हक्कल का डिसअप्रूव कर दिया। इसने बोला कि एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द अडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल। तो ये जो बोला था कि एम्ब्रियो के पास सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पहले होते हैं पर कुछ लूज हो जाता है, इसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता। एम्ब्रियो के पास कुछ कुछ कैरेक्टर्स रहता है, कॉमन कैरेक्टर्स, पर इट नेवर पासेस थ्रू द अडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स। ओके, चलो। उसके बाद कंपैरेटिव एनालॉजी, होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन की बात करते हैं। तो अभी होमोलोगस ऑर्गन क्या है और एनालॉगस ऑर्गन क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है? होमोलोगस ऑर्गन जैसे कि एक कॉमन एंसेस्टर है, इसके पास चार हाथ हुआ करते थे, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन मतलब अभी जो अब उसके बच्चे हुए, जो तीन अलग अलग तरह के एनिमल उससे इवॉल्व हुए, एक के पास चार लंबे हाथ, दो छोटे हाथ हैं। दूसरे वाले के पास सारे छोटे हाथ हैं। तीसरे वाले के पास तीन छोटे हाथ और एक लंबा हाथ है। तो ये छोटे हाथ और ये लंबे हाथ, ये सब एक कॉमन एंसेस्टर से आए हुए हैं, जो कि येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया। तो कॉमन एंसेस्टर से निकलने वाले वेरिएशन ऑर्गन्स, दीज आर होमोलॉगस इन नेचर। ये होमोलॉगस ऑर्गन्स, मतलब डाइवर्जेंट एवोल्यूशन फ्रॉम अ सिंगल कॉमन एंसेस्ट्री। ओके, एग्जांपल्स: रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, कार्पल्स एंड phalanges ऑफ द एनिमल्स लाइक वेल्स, बैट, चीता। इनके ये सारे होमोलॉगस ऑर्गन्स, ठीक है। अदर एग्जांपल्स आर वर्टिब्रेट हार्ट्स और ब्रेन्स। इन प्लांट्स बुगेनविलिया, कुकुरबिटा रिप्रेजेंट होमोलॉजी, ठीक है। थॉर्न एंड टेंड्रिल्स, तो वन, टू, थ्री, ठीक है। अभी एनालॉजी, एनालॉजी कैसे आप करेंगे? आपके पास दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक ऐसे एनवायरनमेंट में है जहां पे उनको विंग्स की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने क्या किया, विंग्स उगा लिए। इसने अपने पैर से विंग्स उगाए, पर इसने अपने हाथ से विंग्स उगाए। पर विंग्स तो भाई दोनों के पास है, भले ही दूसरे ओरिजिन से हो, एक पैर का ओरिजिन है, एक हाथ का ओरिजिन है, डिफरेंट origin but common structure and function। डिफरेंट origin but common structure and function, इसको हम कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। दीज आर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। दिख रहा है आपको? देखो, ये कन्वर्ज हो रहा है, जबकि होमोलॉगस में ये डाइवर्ज। तो डाइवर्जेंट होमोलॉगस, कन्वर्जेंट एनालॉगस। इसके एग्जांपल्स देखते हैं भाई। एनालॉगस ऑर्गन्स के एग्जांपल: विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, ठीक है। उसके बाद आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, दोनों आई है पर दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर से डिराइव हुए। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, ठीक है। We can say that similar habitat that has resulted in selection of similar adaptive features towards the same function। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, एक रूट है एक स्टेम, ठीक है। चलो, फिर बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज आल्सो इंडिकेट शेयर्ड एंसेस्ट्री। मतलब ऑर्गेनिजम्स में आपने देखा होगा कि अ, आपके एंजाइम्स
जैसे कि हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोलिसिस के, ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स आपके लोअर एनिमल्स में भी दिखते हैं, हायर एनिमल्स में भी दिखते हैं, प्लांट्स में भी दिखते हैं। तो ये सब क्या सजेस्ट करें कि ये सब एक कॉमन एंसेस्टर को बिलोंग करते हैं। और वहीं पे कुछ एंजाइम सिर्फ ह्यूमंस में होते हैं, या फिर कुछ एंजाइम सिर्फ मैमल्स में दिखते हैं। ये सजेस्ट करते हैं कि ये ग्रुप का एक कॉमन एंसेस्टर था, मैमल्स का एक कॉमन एंसेस्टर था। ठीक है। अभी देखते हैं, मैन हैज ब्रेड सिलेक्टेड प्लांट्स फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एटसेट्रा। मैन हैज डोमेस्टिकेटेड, ये है आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन। मतलब अगर मैन कुत्तों को, वुल्फ से कुत्तों को बना सकता है, तो नेचर ये क्यों नहीं कर सकता? मतलब नेचर में वाइल्ड वुल्फ्स थे, उनको मैन ने डोमेस्टिकेट करके उनसे डॉग की ब्रीड्स बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अलग अलग डॉग्स को सिलेक्ट करके कि भाई ये वाला डॉग लंबा दिख रहा है, इसको मैं, इसके ज्यादा बच्चे होने चाहिए, तो वो लंबा डॉग के बच्चे होने लग गए। ये वाला छोटा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, इसके बच्चे होने चाहिए, अलग ब्रीड बन गई धीरे धीरे। ऐसे अगर मान हम लोग कर सकते हैं हजारों सालों में, तो नेचर भी कर ही सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हमको मिला इंग्लैंड में। ठीक है। मौत। ठीक है। पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या होता था? आपके जो पेड़ होते थे ना, उसके ऊपर लाइकेन रहता था। ठीक है। पेड़ के ऊपर क्या रहता था आपका? लाइकेन। पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले पेड़ पे लाइकेन रहते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद लाइकेन गायब हो गए, तो सिर्फ काला काला पेड़ का स्टेम रह गया, ट्री एक्सपोज्ड। अभी आपका बटरफ्लाई, दो तरह के बटरफ्लाई है, एक आपका लाइट कलर, एक आपका डार्क कलर। अभी लाइट कलर बटरफ्लाई इसमें बैठा तो दिखेगा नहीं, पर यहीं पे अगर अगर आपका डार्क कलर वाला बटरफ्लाई बैठा, तो रेड वाला देखो कितना तेज दिख रहा है, व्हाइट वाला बच जाता था, रेड वाले को देख के खा लेते थे। अभी आपका जब लाइकेंस गायब हो गए इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, अभी डार्क वाले को देखो और अपना लाइट वाले को, कौन दिख रहा है? व्हाइट वाला ज्यादा अच्छे से दिख रहा है। अब खाएगी किसको? व्हाइट वाले को। तो व्हाइट वाला डेड, और यहाँ पे रेड वाला डेड। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले देखते थे कि भाई डार्क विंग के मौत गायब हुए जा रहे, और व्हाइट विंग के मौत बहुत है। पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद पता चला कि अभी ज्यादा एडवांटेज आपके डार्क विंग वाले मौत को हो गया, क्योंकि ट्री का सरफेस डार्क है। तो डार्क विंग वाले मौत बचने लग गए जिंदा, और लाइट विंग वाले मौत उनको खा लेते थे। ठीक है। चलो, रिमेंबर वन थिंग कि नो वेरिएंट इज कम्प्लीटली वाइप्ड आउट। मतलब ऐसा नहीं होता था कि सब कोई एक पूरा ही गायब हो गया, कोई काम ज्यादा ऐसा ऐसा रहता था। ठीक है। चलो, एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज। ये एक और एग्जांपल है। ह्यूमन, ये थर्ड एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल है। ऊपर हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था, कैबेज वगैरह, प्लांट्स। हाँ, तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। मतलब ह्यूमन ने क्या क्या एवोल्यूशन करा है। ठीक है। अभी एक इंपॉर्टेंट है, evolution is not directed process in the sense of determinism. It is a stochastic process based on chance events in nature and chance mutation in organism. मतलब evolution ऐसा नहीं है कि किसी एक को सपोर्ट करे, इट इज नॉट डायरेक्टेड, डिटर्मिनिज्म नहीं है। इट इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस जिसमें कि आप पहले से डिटरमिन करके रखे हो कि भाई अभी तो ये ही जीतेगा, ये ही आगे बढ़ेगा। नहीं, इट इज अ बाई चांस मैकेनिज्म, जिसमें हल्का सा अगर एनवायरमेंट में चेंज हो गया, हल्का सा म्यूटेशन हो गया किसी ऑर्गेनिज्म में, तो वो जिंदा बचने के लिए ज्यादा लायक रहता है। ठीक है। तो ये एवोल्यूशन की कहानी थी। चलो देखते हैं अडेप्टिव रेडिएशन क्या है। अडेप्टिव रेडिएशन ड्यूरिंग हिज जर्नी टू गैलापेगोस, देखो, डार्विन अपनी जर्नी में बहुत जगह गया। ठीक है। उसने देखा गैलापेगोस में कि एक छोटे से फिंच की वैरायटी, ठीक है, पूरे फिंच, मतलब वो बर्ड पूरा सेम है, बस उसके बीक अलग अलग है। एक का बीक बड़ा है, एक का बीक छोटा है, एक का बीक लंबा है, एक का बीक बड़ा है। ठीक है। तो उसने बोला कि एक कॉमन एंसेस्टर था, उससे ये सारे डेवलप हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट उसके लिए, मतलब होमोलॉगस। ठीक है। तो इनका जो बीक है वो होमोलॉगस स्ट्रक्चर है। तो अडाप्टिव रेडिएशन को कैसे डिफाइन किया उसने? उसने बोला process of evolution of different species in a given geographical area starting from a point and literally radiating to other areas is called adaptive radiation. ठीक है। अनदर एग्जांपल इज मार्सुपियल्स, जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, पहले ये मेनलैंड था और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया चिपका हुआ था, पर फिर क्या हुआ? फिर मेनलैंड अलग हो गया और ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल नाम के ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए, और मेनलैंड में प्लेसेंटल ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए। ओके। तो अभी मार्सुपियल रेडिएशन किसको कहते हैं? कि एक मार्सुपियल ऑर्गेनिज्म फर्स्ट आया था,
उससे बहुत सारे मार्सुपियल ऑर्गेनिजम्स बनने लग गए. दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगस, कि भाई एक कॉमन एंसेस्टर था, उससे मार्सुपियल वुल्फ बना, कैट बना, टाइगर कैट, मार्सुपियल रैट वगैरह वगैरह, बहुत सारे मार्सुपियल ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्लेसेंटा नहीं है. पर अगर मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन हो जाए, जैसे कि प्लेसेंटल एनिमल्स और मार्सुपियल एनिमल्स के अलग अलग एंसेस्टर थे, इसका एंसेस्टर अलग था, इसका एंसेस्टर अलग था, दो दो अडेप्टिव रेडिएशन अगर हो जाए और उन दोनों को अगर आप आपस में कंपेयर करना चालू कर दो, तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा कि होमोलॉजी नहीं, एनालॉजी हो रहा है. इन दोनों का एंसेस्टर अलग है, मोल और मार्सुपियल मोल का, बट दिखने में दोनों सेम है. एंट ईटर और नुम्बैक, मार्सुपियल एंट ईटर, इनका भी ancestor is different but their characteristics are same. So if more than one adaptive radiation appears to have occurred in a isolated geographical area, one can call this convergent evolution, which is example of analogy, analogous. ठीक है. Placental mammals exhibit adaptive radiation evolving into varieties of such placental mammals of each which appear similar to a corresponding marsupial. तो एक placental उसके marsupial के similarly दिख रहा है. ओके okay. चलो, आपका एडाप्टिव रेडिएशन खत्म हो गया. बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में आते हैं. डार्विन की कुछ थ्योरी थी. डार्विन का जो फिटनेस मैंने आपको बताया, फिटनेस इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर इनहेरिटेड. ओके, सो देयर इज अ जेनेटिक बेसिक फॉर गेटिंग सिलेक्टेड एंड टू इवॉल्व. फिटनेस क्या था? कि जो फिट है उसके ज्यादा प्रोजेनी रहेंगी, उनके ज्यादा प्रोजेनी रहेंगी, उनमें से कोई एक फिट होगा, उनमें से भी कोई एक फिट होगा. बाकी सब क्या? बाकी सबकी इसकी एक प्रोजेनी, उसका एक, और ये खत्म हो जाएगा. इसका बन ही नहीं पाया, इसमें भी एक दो तीन, इसका भी सिर्फ एक, खत्म. पर ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, ये वाला सबसे फिट लाइन था. दीज वर द फिटेस्ट. इसीलिए कहा जाता है कि फिटनेस इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इनहेरिटेड. आप ये नहीं बोल सकते कि अगर ये वाली लाइन फिट चल रही है तो इधर वाली लाइन से बनना शुरू हो जाएगा. नहीं हो सकता, क्योंकि फिटनेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इनहेरिटेड होते हैं. इफ योर पेरेंट वॉज फिट, देर इज अ हाई चांस ऑफ यू टू बी फिट. Some organisms are better adapted to survive in an otherwise hostile environment. Adaptive ability, it is inherited, it has a genetic basis. Fitness is the end result of the ability to adapt and get selected by nature. ये वाला पॉइंट याद रख लीजिए. Fitness is the end result to get adapt and selected by nature. डार्विनियन थ्योरी का दो की कॉन्सेप्ट है, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन. चलो, तो लमार्क पहले आता है. एक लमार्क, ये क्या बोलता था? लमार्क बोला कि जिराफ का गर्दन कैसे बड़ा हुआ. अभी देखो, लमार्क और डार्विन में डिफरेंस क्या है. जिराफ का गर्दन कैसे लंबा हुआ? लमार्क ने बोला पहले जिराफ का गर्दन छोटा था, ठीक है, पर जिराफ ने क्या किया, देखा कि पेड़ लंबे है, तो जिराफ ने धीरे धीरे अपना गर्दन यूज कर करके उसे लंबा कर दिया. तो थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज लमार्क ने लाया, पर ये है एक्चुअली गलत. एक्चुअली जिराफ का एवोल्यूशन कैसे हुआ है? इसका एवोल्यूशन हुआ कि भाई एक जिराफ था, उसने 10 बच्चे पैदा किए, सबके नेक का लेंथ है अलग अलग, ठीक है. सब मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ किस तरह से डार्विन ने एवोल्यूशन समझा, जो कि एवोल्यूशन होने का एक्चुअल प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि सभी जिराफ ने डिसाइड कर लिया अभी तो गर्दन लंबी करनी है, चलो धीरे धीरे लंबी कर देते. ऐसा नहीं हुआ. सपोज एक जिराफ आया, उसके 10 बच्चे, 10 में से 10 के नेक का लेंथ अलग अलग है. एक का 1 सेंटीमीटर मान लो, दूसरे का 10 सेंटीमीटर, तीसरे का 15. एक बच्चा था जिसका 25, सबसे ज्यादा 25 सेंटीमीटर का नेक एक बच्चे का था. अभी जो 1 सेंटीमीटर वाला बच्चा है, क्या वो पेड़ के पत्ती खा सकता है? नहीं खा सकता. पर जो 25 सेंटीमीटर जिसकी गर्दन बनी थी, वो अच्छे से खा पाया. अच्छे से खा पाया मतलब वो बेटर जिंदा रह पाया. वो बेटर जिंदा रहा मतलब उसके ज्यादा बच्चे पैदा होंगे. ही विल लीव मोर प्रोजेनी बिहाइंड. उसकी प्रोजेनी में जिसकी नेक की लेंथ 25 थी, जो उसके बच्चे हुए उसके और 10 बच्चे हुए. एक का 25, एक का 25 से थोड़ा कम, और एक का 25 से भी ज्यादा. सपोज 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर वाला अभी इन सब में से सबसे ज्यादा क्या है? फिट. अभी सबसे ज्यादा बच्चे, सबसे ज्यादा फिटनेस, सबसे ज्यादा हेल्थ किसकी होगी? 40 सेंटीमीटर वाले की. इसी तरह से सिलेक्ट हो के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसको कहते हैं, जो फिट है वो सर्वाइव करेगा, उसके ज्यादा बच्चे रहेंगे. हमको हजारों साल के बाद सिर्फ उसी जैसे ऑर्गेनिज्म दिखाई देना शुरू करेंगे. अभी अगर मैं सारे 5 फुट से नीचे वाले लोगों को दुनिया से गायब कर दूं,
तो 1000 साल बाद हमको 5 फुट से नीचे वाले, क्या 1000 साल छोड़ो, एक हमको इमीडिएटली भी 5 फुट से नीचे वाले लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ 5 फुट से ज्यादा जिनकी हाइट है वो एक जिंदा रहेंगे। तो ये हजारों सालों से नेचुरल सिलेक्शन हो होके आया है, और इसी को हम एवोल्यूशन कहते हैं। तो इस तरह से एवोल्यूशन होता है। किसी एक के पास बाय चांस, जो हम बोल रहे थे ना, इट इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस, डिटर्मिनिज्म नहीं है, बाय चांस होता है। बाय चांस एक जिराफ की लेंथ 25 सेंटीमीटर हो गई, तो उसके ज्यादा बच्चे होने लगे। बाय चांस उसके भी एक बच्चे की लेंथ 40 सेंटीमीटर हो गई, तो उसके और ज्यादा बच्चे होने लग गए। बाय चांस ये सब एक्यूमुलेट हो हो के जिराफ की, आज हम जिस तरह के जिराफ को देख रहे हैं, उसकी गर्दन की नेक लंबी हो चुकी है। अगर हम दुनिया से पेड़ हटा दें और सिर्फ घास लगा दें, तो हो सकता है कुछ 1000 साल बाद जिराफ की नेक वापस से छोटी हो जाए। इसलिए नहीं क्योंकि वो लोग अपनी नेक छोटी कर देंगे, इसीलिए क्योंकि उनमें से जिसकी नेक सबसे ज्यादा छोटी होगी उसको ज्यादा एडवांटेज होगा घास खाने में, और वो ही ज्यादा बच्चे पैदा कर पाएगा। उनमें से भी सबसे ज्यादा छोटी जिसकी नेक होगी वो और ज्यादा बच्चे पैदा करेगा, उनमें से भी सबसे ज्यादा छोटी जिसकी नेक होगी वो बच्चे पैदा करेगा। ऐसे धीरे 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 नेक छोटी हो सकती है। समझ आया? चलो। हाँ, इज इवोल्यूशन अ प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस? बताओ। वी डोंट नो। When we describe the story of the world, we describe evolution as a process. But when we describe story of life on Earth, we treat evolution as a consequence of a process called natural selection. तो अगर हम अर्थ की स्टोरी बताएंगे तो हम evolution को एक प्रोसेस बोलेंगे। पर अगर हम ये डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि लाइफ कैसे आई अर्थ में, तो हम नेचुरल सिलेक्शन एक प्रोसेस मानेंगे जिससे इवोल्यूशन होता है। नेचुरल सिलेक्शन होगा तभी इवोल्यूशन होगा। नेचुरल सिलेक्शन होना बंद हो गया तो इवोल्यूशन होना बंद हो जाएगा। ठीक है। We are still not very clear to regard evolution and natural selection as processes or end result of an unknown process. Okay, चलो। अच्छा, थॉमस मैल्थस work on population influenced Darwin. हाँ, natural selection is made on certain observation which are factual. For example, natural resources are limited, populations are stable in size except for seasonal fluctuation. Members of population vary in characteristics. 1, 2, 3. Most variations are inherited. 4. ये 4 पॉइंट डार्विन के थ्योरी में थे। Theoretically, population size will increase exponentially. Everybody reproduce maximally. ठीक है। But it is observed that there has been competition for resources. तो limited growth रहता है. Only some survive and grew at the cost of others who could not flourish. The novelty and brilliant insight of Darwin was this. He asserted that variation which are heritable and which make resource utilization better for a few will enable only those to reproduce and leave more progeny. मतलब जो वेरिएशन आपके पास है, और ये वेरिएशन आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। दिस वेरिएशन विल अलाउ, इफ इट अलाउज यू to utilize the resources better, then you will be able to make more progeny, and over generation survival will, you will leave more progeny, your progenies will leave more progenies आपके दूसरे organism से, you guys will be better and the population characteristic will change in your favor. आपके जैसे population ज्यादा बढ़ेगी and new forms of life begin to appear. एक नई species भी बन सकती है, किसको पता। चलो, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन एंड हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। तो दो चीजें रहती है, एक है ह्यूगो डी व्राइस, म्यूटेशन का आइडिया इन्होंने दिया, इन्होंने कहा, और एक है आपका डार्विन। दो अलग अलग है, ठीक है। ह्यूगो डी व्राइस बोला कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें सडनली म्यूटेशन होगा और वो सडनली दूसरा ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाएगा। पर डार्विन ने क्या बोला? डार्विन ने बोला एक ऑर्गेनिज्म है, वो म्यूटेशन, उसको म्यूटेशन के बारे में नहीं पता था। उसकी थ्योरी थी कि वो धीरे धीरे, जैसे मैंने बोला जिराफ का नेक का लेंथ धीरे धीरे चेंज होके सीरीज में फाइनली आज जो जिराफ हमें दिख रहा है वो है। अभी इनमें से दोनों ही सही है, दोनों ही नेचर में देखने को मिलता है। ये भी देखने को मिलता है, एक स्टेप में भी हो सकता है। एक स्टेप में अगर हुआ सॉल्टेशन का, उसको सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन से अगर नई ऑर्गेनिज्म बन गई, वो भी देखने को मिला है, ठीक है। और ग्रेजुअली पॉपुलेशन चेंज हो रहा है, ये भी देखने को मिला है। तो दोनों सही है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या है देखते हैं। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल बोलता है कि
Allele frequencies in a population are stable and is constant from generation to generation. ठीक है, it is called genetic equilibrium. Sum total of all allele frequencies individual which can be named P2. देखो बेसिकली मैं बताता हूँ है क्या। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम बोलता है कि अगर P प्लस Q एक एलील है, तो जब इनके बच्चे होंगे तो P प्लस Q एक बंदा है, एक एक ऑर्गेनिज्म है जिसका एलील है P प्लस Q, और ही वांट्स टू रिप्रोड्यूस विद अनदर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ हिम, उसके जैसे दिखने वाला एक ऑर्गेनिज्म के साथ रिप्रोड्यूस किया, तो एक उनका बच्चा होगा जिसके पास पी स्क्वायर होगा, सिर्फ एक होगा जिसके पास क्यू स्क्वायर होगा, और दूसरे के पास टू पी क्यू होगा। ठीक है, एक के पास पी स्क्वायर, दूसरे के पास क्यू स्क्वायर एंड टू पी क्यू। तो अगर हम ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए स्क्वायर प्लस टू ए, तो ए जैसे दो दिखेंगे, सिर्फ छोटे ए वाले कैरेक्टरिस्टिक एक के पास होंगे और सिर्फ बड़े वाले एक के पास होंगे, तो 2 1 1। ये आप जेनेटिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे। इसी को कहते हैं हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। ये रेशियो हमेशा मेंटेन रहता है। अगर एक हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म जो कि स्मॉल ए कैपिटल है उसकी प्रोजेनी बनी, तो एक रेशियो ऐसा ही रहेगा कि दो ऑर्गेनिज्म पेरेंट जैसे दिखेंगे, स्मॉल ए कैपिटल ए, एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ स्मॉल ए और एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ कैपिटल ए, 2:1:1 वाला रेशियो मेंटेन रहेगा। ओके, ऑल राइट। व्हेन फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड, if it differs from expected value, the difference indicates the extent of evolutionary change। जैसे कि ये है आपका पेरेंट, इसके मीडियम साइज इंडिविजुअल बीच में है और वो फेवर्ड है, और साइड वाले इंडिविजुअल थोड़े कम फेवर्ड है, तो कौन सा वाला फिनोटाइप आपको बच्चों में दिखने को मिलेगा कि बीच वाले का नंबर बढ़ता जा रहा है, तो पीक गेट्स हायर एंड हायर। बट अगर ये वाले फेवर में आ गए, अभी ये वाले, तो पीक क्या होगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पीक हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स द न्यू फेवर। पर ऐसा हुआ कि ये वाले भी फेवर में आ रहे, ये वाले भी आ रहे, पर बीच वाले नहीं आ रहे, तो क्या होगा, अभी बीच वाला घट जाएगा, दूसरे साइड में दो नए पीक्स, कुछ भी हो सकता है। इस तरह से हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में वेरिएशन आते हैं और हम बता सकते हैं कि इवोल्यूशन किस तरफ जा रहा है। डिस्टर्बेंस इन द जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इंटरप्रेटेड एज रिजल्टिंग इन एवोल्यूशन। ठीक है, 5 factors are known to affect हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम: जीन फ्लो, जीन ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। ओके, अभी एक एक को देखते हैं। New genes and alleles are added to the new population and they are lost from the old population. There would be a gene flow if this gene migration happens multiple times. तो जीन माइग्रेशन किसको कहते हैं? जीन माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस और पॉपुलेशन, इसको जीन माइग्रेशन कहते हैं। जीन फ्लो, अगर जीन माइग्रेशन बहुत ज्यादा बार हुआ तो जीन फ्लो। इफ द सेम अकर्स बाय चांस इट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट, मतलब एकदम से हो गया, जैसे कि सॉल्टेशन था, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, sometimes the change in allele frequency is so different that a new species is formed. This is known as founder effect. Original drifted population become the founder. तो जेनेटिक ड्रिफ्ट से फाउंडर्स इफेक्ट आपको रिलेट करना है। ओके, चलो। Natural selection is a process in which heritable variation enabling better survival are enabled to produce and leave greater number of progeny। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन क्या है? रिकॉम्बिनेशन है आपका नॉर्मल, आपके जो क्रोमोसोम में रिकॉम्बिनेशन होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। उससे भी कुछ कुछ अफेक्ट करता है, और नेचुरल सिलेक्शन भी अफेक्ट करता है। ओके, coupled to enhance the reproductive success, natural selection makes it look like a different population। मतलब अगर जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस जिसका ज्यादा होगा तो वो एक डिफरेंट पॉपुलेशन जैसा दिखने लगेगा। पहले एक्स वाई जेड एक साथ रहते थे, फिर जेड ने ज्यादा बच्चे पैदा करने लगे, जेड जेड जेड, और एक्स और वाई सिर्फ इतने ही बच्चे पैदा करते, तो ये एक पॉपुलेशन जैसा दिखेगा, ये एक पॉपुलेशन जैसा दिखेगा, अलग पॉपुलेशन बनने लग गए जेड वाले। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबिलाईजेशन, डायरेक्शनल चेंज और डिसरप्शन। तो देखो, ये है भाई आपका स्टेबिलाईजेशन, ये है आपका डायरेक्शनल चेंज, और ये है आपका डिसरप्शन। मतलब कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते आप, जो अभी चल रहा है वैसा चल सकता है, वैसा ज्यादा चल सकता है स्टेबिलाईजेशन, उसके जैसा कुछ और ज्यादा चल सकता है डायरेक्शनल, और वो बिल्कुल ही खत्म हो, कोई नया नया पीक बन सकता है, वो है डिसरप्शन। ठीक है, चलो ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन देखते हैं। कुछ नहीं, इसमें सिर्फ याद रखना है 2 बिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स आए,
हम्म चलो, सम ऑफ these cells have ability to release O2, ठीक है। चलो, solar energy, light harvesting pigments, slowly single cell organism became multicellular, 500 million year ago invertebrates were formed, ठीक है। जॉलेस फिश कब आए? 350 मिलियन ईयर अगो। सी वीड और प्लांट्स 320 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। हमको पता है कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड्स वर प्लांट्स, ओके। फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव एंड लैंड एंड गो बैक टू वाटर, मतलब लैंड में आए, प्लांट्स खा के वापस वाटर में चले गए 350 मिलियन ईयर्स अगो, ओके। एग्जांपल इज coelacanth. These animals called lobefin evolved into the first amphibians. However, they were ancestor of modern day frogs and salamanders. Amphibians evolved into reptiles. Okay, reptiles lay thick shelled egg which do not dry up like amphibians. Then turtle, tortoise, crocodiles. ये सब amphibians, reptiles के modern day descendants हैं. 200 million years or so reptiles dominated the earth. Okay, जैसे कि टायरानोसोरस रेक्स, फर्न्स रहते थे, टेरिडोफाइट, जाइंट रेप्टाइल्स, फिश लाइक रेप्टाइल्स, ठीक है, इक्थियोसॉरस, ये सब चल रहा था इस टाइम पे। 65 मिलियन years ago डायनासोर सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम अर्थ, वी डोंट नो द ट्रू रीजंस। फर्स्ट मैमल्स आने लग गए, दे वर लाइक श्रूज, दे वर viviparous, protected their young born. Mammals are more intelligent in sensing and avoiding danger. Mammals took over the earth. In South America, there was mammals resembling horse, hippocampus, rabbit, bear, etc. South America joined North America. These animals got overridden by North American fauna. मतलब साउथ अमेरिका में भी पहले कुछ कुछ अपने उनके इंडिजिनस जानवर थे, पर जैसे साउथ अमेरिका ने नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन किया, नॉर्थ अमेरिका के जानवरों ने साउथ अमेरिका के जानवरों को खत्म कर दिया, ठीक है। ड्यू टू द सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, पाउच्ड एनिमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन। पर ऑस्ट्रेलिया हो गया मेनलैंड से अलग, और वहां पे जो एनिमल थे उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, तो वो लोग सर्वाइव कर गए। अगर भगवान ऐसा कर दे कि साउथ अमेरिका को भी बख्श देते, तो शायद साउथ अमेरिका में आपको मार्सुपियल जैसे कोई और टाइप के एनिमल्स दिखने लगते। ओके, चलो ओरिजिन ऑफ मैन देखते हैं। 15 मिलियन ईयर्स अगो ड्रायोप्थेसिकस, रामापेथिकस एग्जिस्ट करते थे। हाँ, इनके कैरेक्टरिस्टिक थे, दे वॉक लाइक गोरिल्लास एंड चिंपैंजी, ठीक है। रामापेथिकस वाज मोर मैन, ड्रायोपेथिकस वाज मोर एप। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। चलो, उसके बाद होमिनिड फीचर्स 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो वेस्ट ईस्टर्न अफ्रीका में, 4 फीट टॉल, ठीक है। ये आपका होमिनिड हो गया, ठीक है। होमिनिड पहला था ड्रायोपेथिकस रामापेथिकस, सेकंड है आपका होमिनिड। चलो, थर्ड आता है आपका ऑस्ट्रेलोपेथिसिन, ऑस्ट्रेलोपेथिकस, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। ऑस्ट्रेलिया नाम है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलते, ईस्ट अफ्रीका में ऑस्ट्रेलोपेथिकस मिलते थे 2 मिलियन ईयर अगो, ओके, 2 मिलियन ईयर अगो। चलो, ऑस्ट्रेलोपेथिकस का चीज क्या है, ये फ्रूट्स खाते थे, ओके। फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक होमिनिड वाज कॉल्ड होमो हैबिलिस, 650 to 850 ब्रेन कैपेसिटी। दे डिड नॉट ईट मीट, ठीक है, होमो हैबिलिस। चलो, 1891 में जावा में एक फॉसिल डिस्कवर हुआ होमो इरेक्टस का, 1.5 मिलियन ईयर्स अगो होमो इरेक्टस डिस्कवर हुए, दे हैड अ ब्रेन कैपेसिटी ऑफ 900। होमो इरेक्टस एट मीट। ये आपका फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट है आपका नियांडरथाल मैन लिव नियर ईस्ट अफ्रीकन सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 लाख to 40,000 years back. They used hides, buried their dead. ये है आपका नियांडरथाल मैन। फिर आया आपका मॉडर्न मैन, होमोसेपियंस, अरोज इन अफ्रीका 75 to 10,000 years ago, ice age, मॉडर्न होमोसेपियंस अरोज, ओके। फिर प्री हिस्टोरिक केव आर डेवलप्ड अबाउट 1800 years ago, ठीक है। एग्रीकल्चर केम 10,000 years ago। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलो, आगे आपके चैप्टर समरी में, चैप्टर समरी खत्म, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑब्जर्व्ड इन बैक्टीरिया इन लाइट ऑफ डार्विनियन सिलेक्शन थ्योरी। तो क्या होता है, आपने एक पेट्री डिश लिया, उसमें बैक्टीरिया है, आपने एंटीबायोटिक डाल दिया, कुछ बैक्टीरिया इनमें से है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक डालते ही सिर्फ वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया जिंदा दिखेंगे, क्योंकि बाकी सबके लिए हो गया कम एनवायरमेंट अनफेवरेबल, पर जो बैक्टीरिया के पास ये अच्छा सा कैरेक्टरिस्टिक था, उसका नेचुरल सिलेक्शन हो गया और वो जिंदा बच गए, ओके।
and these will be antibiotic resistance. Find out from newspapers and popular science articles any new first. छोड़ो, ये हमको नहीं करना. Attempt giving a clear definition of term species. Species क्या है? अगर दो एनिमल्स रिप्रोड्यूस करके एक बच्चा बना पा रहे, दे आर अ स्पीशीज. या फिर अगर दो एनिमल्स एक जैसे दिखने में, कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर, दे आर अ स्पीशीज. सिंपल. ट्राई टू ट्रेस वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, ब्रेन साइज, फंक्शन, स्केलेटल स्ट्रक्चर, ये सब आपको खुद करना है, एक्टिविटीज है. फाइंड आउट थ्रू इंटरनेट वगैरह, ये सब एक्टिविटीज है. लिस्ट 10 मॉडर्न डे एनिमल्स यूजिंग इंटरनेट रिसोर्सेज, लिंक इट टू अ एंशिएंट फॉसिल, नेम बोथ, ये भी इंटरनेट यूज करके आपको करना है. प्रैक्टिस ड्राइंग वेरियस एनिमल्स एंड प्लांट्स, बकवास. डिस्क्राइब वन एग्जांपल ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन. फिंच, कि भाई एक बर्ड थी, उसमें डिफरेंट बीक आने लग गए और बहुत सारे बर्ड्स में वो लोग डिस्ट्रीब्यूट हो गए. कैन वी कॉल ह्यूमन रेडिएशन एज अडैप्टिव रेडिएशन? यस, इन अ वे वी कैन. रेसेस, ह्यूमन रेसेस जो है, दे आर फॉर्म ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन ओनली. कॉकेशियंस, एशियंस, अफ्रीकन्स. एक और रेस हुआ करती थी, साउथ अमेरिकन, पर कॉकेशियंस ने उनको जाके मार दिया. यूरोपियंस बेसिकली गए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंड दे destroyed the red Indian race. But still, we try to say that there are three races. Caucasians जो कि यूरोप में रहते हैं, यूरोप और अभी नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. एशियन जो एशिया में रहते हैं, अफ्रीकन जो अफ्रीका में रहते हैं. तो ये सब एक कॉमन एंसेस्टर से ही आए हैं, इसलिए इसको अडैप्टिव रेडिएशन कहा जा सकता है. लिस्ट वेरियस रिसोर्सेस यूजिंग योर स्कूल, लाइब्रेरी और इंटरनेट. हाँ हाँ, ये सब भी आपको खुद से करना है, इसमें कुछ नहीं करना है हमको. So this was your chapter evolution. Thank you very much.